उस सुबह मैं बहुत जल्दी उठा था। वो एक ठंडी और धुंधली सुबह थी। मैंने सोचा कि आज लकड़ी काटनी चाहिए, इसलिए जल्दी शुरू कर देता हूँ, इससे पहले कि गर्मी बढ़ जाए। मैंने अपना नाश्ता किया और अपना सामान लिया। वही पुरानी शर्ट, घिसे पिटे काम वाले पैंट और वो टूटे फूटे जूते जो मुझे लगता है कई सालों से मेरे साथ हैं। कुल्हाड़ी पहले से ही पीछे लकड़ी के ढेर के पास शेड के साथ टिकी हुई थी। ये जगह एक पुराना शिकारी कैंप है जो मुझे सालों पहले बहुत सस्ते में मिल गया था। देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो बड़े शहर की भागदौड़ में कभी ढल नहीं पाए। मुझे लकड़ी की चटकती आग और जंगल की शांति ही पसंद है। यही मेरा स्वर्ग है। यहाँ बस मैं हूँ और ज्यादातर बस मैं ही हूँ। नजदीकी शहर यहाँ से करीब 30 मिनट की दूरी पर है और मैं वैसा इंसान नहीं हूँ जो लोगों से ज्यादा मिलता जुलता हो। मैं सब कुछ सरल रखता हूँ। मैंने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। वो पुरानी कुल्हाड़ी देखने में कुछ ज्यादा खास नहीं थी, लेकिन मेरे हाथों में आते ही वो लकड़ी को बहुत सफाई से चीर देती थी। जब तक सूरज ऊपर आया, मैंने सर्दियों के लिए काफी लकड़ियां चीर ली थी। मैंने सोचा कि अब ब्रेक ले लेना चाहिए, इसलिए एक स्टंप पर बैठ गया और पानी का एक घूंट लिया। तभी मैंने एक आवाज सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई डाल टूटी हो। ये कोई असामान्य बात नहीं थी, लेकिन वो आवाज फिर से आई, थोड़ा तेज और थोड़ा और करीब से। मैं वैसे तो डरपोक नहीं हूं, लेकिन जंगल में अकेले रहने से आप छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने लगते हैं। मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं उठा, कुल्हाड़ी अपने हाथ में ली। मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, पेड़ों को स्कैन करने लगा। मैं जानता था कि इन इलाकों में भालू और कभी कभी पहाड़ी शेर भी आ जाते हैं। हालांकि वो ज्यादातर अपने आप में रहते हैं और इंसानों को परेशान नहीं करते, लेकिन जंगल में कब क्या हो जाए आप नहीं जानते। मैंने अपने कान खोल लिए, ये जानने की कोशिश की कि वो आवाज आ कहां से रही है। फिर पहाड़ी की तरफ मैंने एक आकृति देखी, बहुत लंबी और पतली। वो कोई जानवर नहीं लग रहा था। वो एक पेड़ के पीछे खड़ा था। बस इतना देखकर मैं बेचैन हो गया। मैंने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब मैं वाकई बेचैन हो गया था। वो जो भी था, उसे पता था कि मैंने उसे देख लिया है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मुझे उसे और करीब से देखना था। मैंने कुल्हाड़ी को और मजबूती से पकड़ लिया। मेरी उंगलियां उस पुराने हैंडल पर सफेद पड़ गई थीं। कदम दर कदम मैं उसके करीब पहुंच रहा था। उसकी बनावट इंसान जैसी थी, लेकिन उसके चलने का तरीका कुछ अजीब सा था। लंबे झटकेदार कदम जो प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। जैसे जैसे मैं करीब आया, उसका विवरण मुझे ठंडक पैदा करने लगा। मैंने पूरी जिंदगी शिकार किया है, सभी सामान्य वन्यजीव देखे हैं, लेकिन ये कुछ सही नहीं लग रहा था। उसके शरीर पर काले उलझे हुए फर की एक मोटी परत थी जो धूप की रोशनी में हिलती हुई लग रही थी। उसका सर बहुत बड़ा था, थूथन लंबा था और उसकी बाहें, हे भगवान, उसकी बाहें घुटनों तक लंबी थी। मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। मैं जानता हूं कि स्थानीय कहानियों में गहरे जंगलों में किसी चीज के होने की बातें होती रहती हैं। मैंने हमेशा इन्हें बच्चों को डराने वाली कहानियां समझा है, लेकिन अब मैं खुद उस असंभव चीज को देख रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। ये जो भी था, बहुत विशाल और ताकतवर लग रहा था। मेरे अंदर का इंसान बहुत तेज चिल्ला रहा था कि वहां से भाग जाओ, लेकिन मेरा एक हिस्सा जम गया था। एक अजीब सी जिज्ञासा मुझे वहां से हिलने नहीं दे रही थी। तभी अचानक वो प्राणी हिला। उसका सर मेरी तरफ घूमा और उसके सीने से एक गहरी गुर्राहट निकली, जिससे मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। फिर इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता,
कि मैं क्या देख रहा हूँ। उसने एक खौफनाक दहाड़ लगाई और वो मेरी तरफ झपटा। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी तेजी से कभी हरकत नहीं की थी। मैंने कुल्हाड़ी गिरा दी थी। मैं मुड़ा और भागने लगा। झाड़ियों में ठोकर खाते और गालियां बकते हुए मैं भाग रहा था। मैं अपने पीछे से आती हुई आवाज़ों को सुन सकता था। उसके ताकतवर कदम दूरी को तेजी से कम कर रहे थे। डालियां मेरे चेहरे पर वार कर रही थीं, मेरे कपड़े फाड़ रही थीं, लेकिन मैं पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मेरे फेफड़े जल रहे थे। हर कदम डर से भरा हुआ था। मैं बार बार सोच रहा था कि मेरा कैबिन करीब होगा, प्लीज़ वो करीब हो। लेकिन मेरे कानों में मेरे दिल की धड़कन गूंज रही थी और मैं अपनी दिशा खो रहा था। जब मुझे लगा कि मैं और नहीं भाग सकता, तभी मुझे कुछ दिखा। लकड़ी का पुराना ढेर और उसके पीछे मेरा कैबिन। ये मेरी जीवन रेखा थी। मैंने आखिरी दूरी तेजी से पूरी की, अपने कैबिन का दरवाज़ा जोर से बंद किया और जंग लगी चटकनी को लगाने की कोशिश की। बाहर उस चीज़ ने लकड़ी के ढेर पर हमला किया। लकड़ियां इधर उधर बिखर गईं। उसने एक और दहाड़ लगाई, जिससे मेरे कैबिन का कमज़ोर दरवाज़ा हिल गया। मैं लकड़ी के गैप से उसकी बदबूदार सांसें महसूस कर सकता था। मैं खिड़की की तरफ लड़खड़ाता हुआ भागा, एक दरार से झांक कर देखा। वो मेरे कैबिन के चारों ओर घूम रहा था। घटते दिन के उजाले में एक काली राक्षसी आकृति। उसके लंबे मुड़े हुए पंजे दीवारों को खरोंच रहे थे, जैसे वो अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। हर खरोंच चौकबोर्ड पर नाखूनों की तरह लग रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी सांसें फूल रही थीं। वो प्राणी थकता हुआ लग रहा था, लेकिन मेरे कैबिन की कमज़ोर लकड़ियां ज़्यादा देर नहीं टिकने वाली थीं। मुझे कुछ करना था। मैं बस वहां बैठकर मरने का इंतज़ार नहीं कर सकता था। लेकिन मैं करूं क्या? मैंने अपने ट्रक के बारे में सोचा। क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं? क्या वो ज़्यादा दूर तो नहीं है? लेकिन खुले में मैं 1 सेकंड में मारा जाऊंगा। मैंने अपने कैबिन के पीछे की तरफ देखा। मेरी नज़र पुरानी शॉटगन पर पड़ी। वो एक लंबा शॉट था, लेकिन शायद यही मेरा एकमात्र विकल्प था। मैं पीछे के कमरे की तरफ तेजी से भागा। मेरा दिल धड़क रहा था। बंदूक वहीं थी, कोने में टिकी हुई थी, जहां मैं हमेशा रखता था। मैंने घबराहट में गोलियां लोड की। वो चीज़ जल्दी ही अंदर आने वाली थी। मैं खिड़की की तरफ रेंगता हुआ वापस गया। मैंने झांक कर देखा। वो प्राणी पास आ गया था, जमीन पर लंबे निशान बना रहा था। वो गुर्रा रहा था, लकड़ी पर झपट रहा था, लकड़ी के टुकड़े उड़ा रहा था। यही मेरा मौका था। मैंने दरवाज़ा खोला, शॉटगन तानी और निशाना लगाया। गोली की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। 1 गोली, 2 गोली। फिर मैं मुड़ा और पूरी ताकत से भागा, पेड़ों की तरफ, अपने ट्रक की तरफ। हर कदम पर मुझे लगा उसके पंजे मेरी पीठ में घुस जाएंगे, मुझे नीचे खींच लेंगे। मैं ट्रक तक पहुंचा, खुद को जल्दी से अंदर फेंका, दरवाज़ा बंद किया और चाबियां टटोलने लगा। वो मेरे कांपते हाथों से फिसलकर फर्श पर गिर गईं। मैंने गाली दी और उन्हें उठाने की कोशिश की। मैंने उस प्राणी के पीछे आते हुए आवाज़ सुनी। दूरी कम हो रही थी। तभी इंजन की आवाज़ हुई। मैंने ट्रक को गियर में डाला और धूल भरी सड़क पर पागलों की तरह चलाने लगा। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और ना ही मैं रुका। बस तब तक चलाता रहा जब तक कि जंगल पीछे ना छूट जाए और शहर की सड़क के किनारे ना दिखने लगे। मैं सीधे रेंजर स्टेशन गया। मैं ट्रक से बाहर निकला और अंदर भागा। दरवाज़ा पीछे से जोर से बंद किया। ड्यूटी पर मौजूद 2 लोग, जो और मार्क, मेरे उत्तेजित प्रवेश से चौंक गए। अरे, तुम्हें क्या हो गया? जो ने पूछा। उसकी आंखों में चिंता थी। मैं हाँफ रहा था, अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रहा था। वहां जंगल में कुछ है, एक प्राणी मेरे कैबिन के पास। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर संदेह और चिंता का मिश्रण था। अरे,
आराम से बताओ, कौन सा प्राणी? मार्क ने पूछा। फिर मैंने कहा, वो बड़ा था, फर से ढका हुआ, लंबी बाहें और बहुत ताकतवर। उसने मेरे कैबिन पर हमला किया, अंदर आने की कोशिश की। मेरे शब्द उलझे हुए थे, लेकिन उन्होंने धैर्य से सुना, पर वो अभी भी संदेह में थे। मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता था। ये चीजें सुनने में पागलपन लग रही थी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? जो ने पूछा। मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरे साथ चलो और खुद देख लो। पहले तो उन्होंने झिझक दिखाई, लेकिन मेरी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें मना लिया। उन्होंने अपना सामान इकट्ठा किया और मेरे ट्रक में मेरे साथ चल दिए। झोपड़ी की तरफ वापस जाने का सफर तनावपूर्ण और शांत था। मुझे लग रहा था कि वो प्राणी किसी भी पल पेड़ों से बाहर आ जाएगा और हम पर हमला कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब हम मेरी जगह पर पहुंचे तो सामने का नज़ारा किसी के लिए भी चौंकाने वाला था। कैबिन के सामने का हिस्सा बर्बाद हो चुका था। छत पर लकड़ी के टुकड़े बिखरे हुए थे और दीवारों पर खरोंच के निशान थे। शॉटगन जमीन पर पड़ी हुई थी। तभी जो ने कहा, यहाँ जो भी था शायद वो अब जा चुका है। मैं उन्हें कैबिन के पीछे ले गया। वहां नरम मिट्टी में पैरों के निशान थे, बड़े विकृत निशान जो जमीन में गहरे धसे हुए थे। दोनों रेंजर चुप थे। उनके चेहरे से संदेह गायब हो गया था। मैंने उनसे पूछा कि अब तुम लोग मेरी बात मानोगे या नहीं? फिर मार्क ने कहा, ये क्या है? ये उसकी समझ से परे है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। वो पुरानी लोक कथाएं जिन्हें मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया था, वो अब मेरे सामने आ गई थी। आने वाले दिनों में खबर तेजी से फैल गई। रेंजरों को मेरी संपत्ति के आसपास और निशान मिले। कुछ और लोगों ने जंगल में ऐसे ही निशान देखे और एक विशाल प्राणी की झलक की बात की। ये शहर की चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने विशेषज्ञों को बुलाया, वन्य जीव ट्रैकर्स, कई लोगों को बुलाया, लेकिन कोई भी ये नहीं बता सका कि वो निशान किसके थे। बस इतना कहते थे कि ये जो भी है वो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। स्थानीय लोग बिगफुट की बातें करने लगे। उनकी आंखों में डर और उत्साह का मिश्रण था। बहुत से न्यूज़ क्रू आए। उन्होंने खोजबीन की और अपनी कहानियां बनाई, लेकिन ज़्यादातर लोग इसे एक मजाक की तरह ले रहे थे, जैसे ये कोई मनगढ़ंत कहानी हो। मैं बस अपने कैबिन में दुबक गया। मैं मुश्किल से सो पा रहा था। वो चीज़ अभी भी वहीं कहीं थी और मैं फिर से अचंभित नहीं होना चाहता था। शहर में कहानी धीरे धीरे शांत हो गई। लोग अपने जीवन में वापस लौट गए। बातें कम होने लगी। पूरी घटना स्थानीय लोक कथा का एक अजीब सा अध्याय बन गई। लेकिन मैं जानता हूँ मैंने क्या देखा था। कभी कभी जंगल की उन शांत रातों में मुझे लगता है कि मैं अभी भी पेड़ों के पीछे कुछ हिलते हुए सुन सकता हूँ। मेरे एक हाथ में कुल्हाड़ी और दूसरे में शॉटगन। यही मेरी नींद का तरीका है। रेंजर जो और मार्क वो मेरी बात मानते हैं। कभी कभी वो मिलने भी आते हैं और कभी कभी शहर से कुछ बुजुर्ग जो मेरी कहानी सुनकर सिर हिलाते थे, वो भी इस बात को मानते हैं। शायद उन्होंने भी अपने समय में गहरे जंगल में कुछ देखा होगा। और कहानी के अंत में मैं बस कहना चाहूँगा, शायद वो प्राणी बिगफुट ही था। मैं एक 62 वर्षीय व्यक्ति हूँ जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा है। मेरी माँ और दादी क्री मूल की थीं और एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपनी दादी से जुड़ी एक कहानी सुनाई जो वेंडिगो के बारे में थी और ये कैसे हमारे लोगों से जुड़ी हुई थी। उन्होंने हमेशा मुझे वेंडिगो के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी दी। जब मैं बड़ा हुआ तो मैं कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस में भर्ती हो गया। मेरे माता पिता मुझे गेट तक छोड़ने भी आए थे ताकि वो मुझे मेरे नए जीवन में विदा कर सकें।
लेकिन मेरी माँ ने मुझसे कहा था, मुझे तुम पर गर्व है बेटा, मुझे यकीन है कि तुम कुछ अच्छा करोगे। बस जंगल में सावधान रहना और वेंडिगो पर नज़र रखना। बेसिक ट्रेनिंग के बाद मुझे एक कोर्स पर भेजा गया और फिर मेरी पहली पोस्टिंग हुई। मुझे ओंटारियो में स्पेशल सर्विस फोर्सेस में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के रूप में तैनात किया गया। क्योंकि मेरी नौकरी में दूर संचार उपकरणों को ठीक करना शामिल था, इसलिए मुझे टॉप सीक्रेट सिक्योरिटी क्लियरेंस मिला हुआ था। वहाँ हमने कड़ी ट्रेनिंग की और मैं अपने मिशंस में जो भी दुश्मन मिले उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। 1 दिसंबर की रात हमें हेलीकॉप्टर के जरिए एल्गोनक्विन प्रोविंशियल पार्क के पास एक पहाड़ की चोटी पर ले जाया गया, जहां हमें 1 हफ्ते के लिए विंटर वॉरफेयर कोर्स लेना था। इस प्रशिक्षण सप्ताह के दौरान हम में से हर किसी को रात में गार्ड ड्यूटी करनी थी। उन रातों में से एक रात करीब 2 बजे मैंने पहाड़ के नीचे से अजीब सी आवाज़ें सुननी शुरू की। उस रात तापमान लगभग 30 डिग्री फ़ारेनहाइट था। पहले मैंने जांचा कि क्या सभी लोग अपने टेंट में सो रहे हैं। सभी लोग वहीं मौजूद थे। मैंने इलाके को स्कैन किया कि क्या मैं किसी को ढूंढ सकता हूं, लेकिन वहां कोई नहीं था। कम से कम मेरी फ्लैशलाइट में तो कोई नहीं दिख रहा था। मैं उन आवाज़ों को कुछ देर तक सुनता रहा, इसलिए मैंने फैसला किया कि वहाँ जो भी है मैं उसे आवाज़ लगाऊं। हेलो, वहाँ कौन है? आप जानते हैं आप कनेडियन आर्म्ड फोर्सेस के बेस पर हैं, अपनी पहचान बताओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने उस आवाज़ को ढूंढने की कोशिश जारी रखी, लेकिन मैं अभी भी वो आवाज़ें सुन पा रहा था। कुछ दाईं ओर से आ रही थी तो कुछ बाईं ओर से। ऐसा लग रहा था कि कोई आपस में बातचीत कर रहा है, लेकिन वो भाषा मेरे समझ से परे थी। क्योंकि ये एक प्रशिक्षण अभ्यास था, इसलिए हमारे हथियारों में कोई गोलियां नहीं थी। मैं नहीं जानता था कि मेरा सामना किस चीज़ से हो सकता है, इसलिए मैंने अपनी बंदूक के आगे चाकू लगाया और कैंप के चारों ओर घूमता रहा। कुछ देर बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गईं। मैंने यही सोचा कि कौन होगा जो इतने भयानक मौसम में कम से कम 20 मील जंगल में घुसकर हमारे साथ मजाक करने आया होगा। उस हफ्ते 2 बार बेस बंद हुआ था क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ठंड थी। हाँ, हम एक पहाड़ी की चोटी पर थे और ये एक प्रशिक्षण का हिस्सा था। कुछ देर बाद मेरा रिप्लेसमेंट आया और जब वो आया तो उसने सबसे पहले मुझसे पूछा कि मैंने अपने हथियार पर ये चाकू क्यों लगाया हुआ है। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसे बताऊं कि मुझे नीचे से आवाज़ें सुनाई दे रही थी, इसलिए मैंने उससे कहा कि यहाँ इतनी ठंड थी कि मैंने खुद को गर्म करने के लिए कुछ ड्रिल मूवमेंट करने का फैसला किया। मुझे नहीं पता कि उसने मेरी ये बात मानी या नहीं। अगले महीने वैनराइट अल्बर्टा में एक बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ। पूरी ब्रिगेड वहां इकट्ठा हुई। एक दिन मैं और मेरा साथी एक उपकरण की मरम्मत के लिए निकले जो कहीं दूर जंगल में था। हम करीब 45 मिनट तक गहरी बर्फ में गाड़ी चला चुके थे, लेकिन वो उपकरण नहीं मिल रहा था। मैं गाड़ी चला रहा था और मैंने रुककर अपनी लोकेशन चेक करने का फैसला किया। मेरा साथी एक टोपोग्राफिकल मैप देख रहा था, जबकि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या हमारे दाईं ओर कोई रेफरेंस पॉइंट मिल सकता है। दाईं ओर पाइन के पेड़ों और झाड़ियों वाला एक जंगली इलाका था और बाईं ओर करीब 100 फीट की दूरी पर एक खुला मैदान था। मेरे 10 o'clock की पोजीशन में एक बड़ा सफ़ेद पूंछ वाला हिरन बर्फ में चारा ढूंढ रहा था। हिरन हमारी तरफ मुंह किए हुए था और हमारी दिशा में देख रहा था। और फिर अचानक एक विशाल प्राणी जंगल से बाहर निकला और सीधे हिरन की तरफ झपटा। उस प्राणी को हिरन तक पहुंचने में जितना समय लगा, उससे कम समय में मैंने अपने साथी को देखने के लिए कहा। उस प्राणी ने हिरन को सर से पकड़ लिया। वो हिरन से करीब 3 फीट लंबा था और वो लाल भूरे रंग का था। उसके कंधे बहुत चौड़े थे
उसका सर नुकीला था और गर्दन के बिना सीधे कंधों पर टिका हुआ था। उसकी बाहें लंबी और मोटी थीं, पैर 50 गैलन के ड्रम जैसे थे और उसका शरीर लंबे बालों से ढका हुआ था। काश मेरे पास इसे देखने और उसका अधिक विवरण जानने के लिए अधिक समय होता, लेकिन सब कुछ इतना तेजी से हुआ। जैसे ही उस प्राणी ने हिरण को पकड़ा, उसने एक हाथ हिरण के सर पर और दूसरा गर्दन के पीछे रखा और फिर उसे एक कपड़े की तरह मरोड़ दिया। बिना रुके वो हिरण को कंधे पर लाद कर जंगल में वापस चला गया। मैंने भी अपने ट्रक को गियर में डाला और कहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। मेरे साथी ने हमारे टारगेट तक जाने वाला रास्ता ढूंढ लिया और हमें उपकरण मिल भी गया। जब हम वापस अपने कैंपसाइट एरिया में आए तो मेरे सार्जेंट ने मुझसे पूछा कि क्या सब कुछ ठीक रहा। मैंने उससे कहा कि मुझे नहीं पता कि मैंने रास्ते में क्या देखा, लेकिन वो बहुत डरावना था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो इसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता, इसलिए मैंने भी इसे अपने तक ही रखा और वहाँ से चला गया। समय बीतता गया और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मुझे एहसास हुआ कि मैंने एक सैस्क्वाच को हिरण का शिकार करते हुए देखा था। मैंने सेना में एक अच्छा करियर बनाया, बहुत से मिशन किए और दुनिया भर में कई पीस कीपिंग मिशन पर भी गया। मैंने कई अजीब जानवर देखे और कई असामान्य स्थितियों का सामना किया, लेकिन अल्बर्टा में जो प्राणी देखा था उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे साथ एक हफ्ते के अंतराल में 2 घटनाएं घटी। इन घटनाओं से पहले मैं बिगफुट पर विश्वास नहीं करता था। क्यों करता? मैं पूरी जिंदगी मछुआरा और शिकारी रहा हूँ। मैंने कनाडा से लेकर फ्लोरिडा तक मछलियाँ पकड़ी हैं, शिकार किया है और कैंपिंग की है। मैं 45 साल का हूँ, इसलिए मुझे लगता था कि मैंने सब कुछ देख लिया है। मेरा कभी कोई ऐसा अनुभव ही नहीं हुआ था, इसलिए मैं सोचता था कि बिगफुट सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है। लेकिन 2015 के अगस्त के आखिरी हफ्ते में ये सब कुछ बदल गया। पहली घटना इस तरह से हुई। मैं दक्षिणी ओहायो में रहता हूँ। मेरे घर के पीछे एक नदी बहती है, जिसके दूसरी तरफ शॉन स्टेट फॉरेस्ट है और उसके आगे मीलों तक जंगल फैला हुआ है। मेरे पास नदी के किनारे एक इमारत है जिससे जुड़ा हुआ एक खरगोशों का पिंजरा है। मैं खरगोशों को खाना खिलाना भूल गया था, इसलिए मैं कुछ सलाद और गाजर लेकर बाहर गया। करीब 2 बजे रात का समय था। मैं पीछे की तरफ गया, अपने घर और नदी के बीच चल रहा था। तभी मैंने 2 लोगों की फुसफुसाहट सुनी। पहला ख्याल जो मेरे दिमाग में आया वो ये था कि वो कुछ चुराने के लिए आए हैं, इसलिए मैंने ऐसा बर्ताव किया जैसे मैंने उन्हें सुना ही नहीं। मैंने अपने खरगोशों को खाना खिलाया और फिर घर के सामने वाले दरवाजे से अंदर चला गया। मैं अंदर गया और अपनी पिस्तौल निकाली जो एक .45 कैलिबर की थी। फिर मैं बाहर गया, इस बार चुपके से। मैं नीचे झुका हुआ था। मैं अपनी बाड़ के पास गया और बाड़ के साथ साथ नदी तक चला गया। मैं नदी से करीब 5-6 फीट दूर बैठ गया। मैं अपनी इमारत के पीछे अंधेरे में बैठा हुआ था, जितना हो सकता था उतनी शांति से, और देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मैंने कुछ सुना और फिर पानी में एक बड़े छपाक की आवाज़ हुई, जिससे मैं पूरी तरह से भीग गया। जो आवाज़ मैंने सुनी वो एक पत्थर की थी जो हवा में मेरी तरफ आ रहा था। वो पत्थर भी नहीं, एक विशाल चट्टान थी। पहले तो मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि जिसने भी ये चट्टान पानी में फेंकी है वो मुझे देख सकता है। अगर उसने अगली बार मुझ पर सही निशाना लगाया तो क्या होगा। इसलिए मैं वहाँ से उठा और चला गया। अगले दिन मैं वहाँ गया और मैंने वो चट्टान ढूंढी। मैंने उसे पानी से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत मुश्किल से निकाल पाया।
मैं कोई छोटा आदमी नहीं हूँ। मैं 6 फीट 4 इंच लंबा हूँ और मेरा वजन 270 पाउंड है। उस चट्टान का वजन भी करीब 150 पाउंड था। उस पर मिट्टी लगी हुई थी और मैंने वो जगह भी ढूंढ ली जहां से उसे उठाया गया था। वो नदी के किनारे से करीब 50 गज दूर था। कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये मेरा पहला अनुभव था। मैं आपको अपना अगला अनुभव बाद में बताऊंगा। इस घटना में मैंने बिगफुट को स्पष्ट रूप से तो नहीं देखा क्योंकि अंधेरा बहुत था, लेकिन मेरे दूसरे अनुभव में मैंने उसे देखा था। मैंने कई ऐसे जानवर देखे हैं जिन्हें मैं पहचान नहीं पाया और कभी कभी मैं उन्हें अज्ञात प्राणियों की श्रेणी में डाल देता हूँ। ये प्राणी उन सभी से बिल्कुल अलग था, लेकिन मुझे पता है कि ये बिगफुट ही होगा। कुछ समय पहले मैं अपने कमरे में अपनी बिल्ली टाइगर स्ट्राइप के साथ था। मैंने उसे हाल ही में अपनाया था और उसका नाम टाइगर स्ट्राइप रखा था क्योंकि उसके फर पर टाइगर जैसी धारियां थीं। वो बहुत शांत स्वभाव की बिल्ली है और उसका व्यवहार कुत्ते जैसा है। खैर, मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था और बीच बीच में सर उठाकर खिड़की से बाहर देख रहा था। टाइगर स्ट्राइप फर्श पर बैठी हुई खुद को जोर जोर से चाट रही थी। सब कुछ शांत था, हमेशा की तरह। मैं वैसा इंसान हूं जो बहुत ज्यादा शोर पसंद नहीं करता और मुझे खुशी है कि टाइगर स्ट्राइप भी बहुत ज्यादा शोर नहीं करती। वो केवल तब आवाज करती है जब उसे भूख लगती है। थोड़ा बोर होकर मैंने अपने बिस्तर से उठकर बैकयार्ड में बैठने का फैसला किया ताकि मुझे ताज़ी हवा मिल सके। हमेशा की तरह टाइगर स्ट्राइप भी मेरे पीछे पीछे आई। वो हमेशा ऐसा करती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नहीं होता तो वो क्या करती। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और बैकयार्ड में चला गया। मौसम गर्म था, लेकिन इतना कि मैं सहन कर सकूं। मैं बैकयार्ड पोर्च पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। टाइगर स्ट्राइप मेरे पास से दौड़ती हुई गुजरी। ऐसे दौड़ रही थी जैसे उसे बाहर कभी ले जाया ही ना गया हो। मैं उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे केवल वाहनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी जो तेजी से गुजर रहे थे और कभी कभी छोटे जानवरों की दौड़ने की आवाज़ें जो मेरी बिल्ली से बचने की कोशिश कर रहे थे। मेरी सांसों की आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। दोपहर ढल रही थी और शाम होने वाली थी। मुझे एक दोस्त के आने की उम्मीद थी, लेकिन उसके परिवार में कुछ समस्याएं होने के कारण वो नहीं आ सकी। कुछ देर बाद मेरी आंखें भारी होने लगीं। मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैं कुछ देर पहले ही सोकर उठा था। मैं सोने और जागने के बीच एक लड़ाई लड़ रहा था। ये मुश्किल था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं सो जाऊं जबकि टाइगर स्ट्राइप बाहर घूमती रहे। क्या होगा अगर कोई या कुछ उसे ले जाए? क्या होगा अगर वो मुझे जगाने की कोशिश करे लेकिन मैं जवाब न दूं? हालांकि मैंने नींद से लड़ने की कोशिश की, लेकिन नींद ने जीत हासिल कर ली और मैं बेहोश सा हो गया। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा देर हुई होगी जब मुझे अपने चेहरे पर एक पंजे का एहसास हुआ। मुझे तुरंत याद आया कि मैं अपनी बिल्ली की देखभाल कर रहा था और मैं झट से उठ बैठा। ऐसा लग रहा था कि वो राहत महसूस कर रही थी कि मैं जाग गया हूँ, लेकिन मैं राहत महसूस नहीं कर रहा था। अगली चीज़ जो मैंने देखी वो ये थी कि टाइगर स्ट्राइप बेतहाशा म्याऊं म्याऊं करने लगी और अपने दाईं ओर फुफकारने लगी। मैंने उसे पहले कभी इस तरह फुफकारते हुए नहीं सुना था। हाँ, वो पहले भी फुफकारी है, लेकिन इस तरह से नहीं। उसके सारे बाल खड़े हो गए थे, उसके दांत पूरी तरह से दिख रहे थे और मैंने उसके मुंह से लार की एक बूंद भी टपकते देखी। उसकी नज़रें इतनी डरावनी थी कि मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। टाइगर स्ट्राइप चलने लगी और मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि मैं उसका पीछा करूं, इसलिए मैंने उसका पीछा किया।
वो जल्द ही मुझे बाड़े के दाईं ओर ले गई। वो बेताबी से मेरी तरफ देख रही थी, फिर उस दिशा में देख रही थी, जैसे कह रही हो, क्या तुम देख रहे हो? वो वही है, वो वही है। लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं देखा था। मुझे पता है कि बिल्लियां इंसानों से बेहतर देख सकती हैं, लेकिन मैं स्थिर खड़ा रहा और देखने की कोशिश करने लगा। टाइगर स्ट्राइप फिर से जोर से फुफकारने लगी और आखिरकार मैंने उसे देखा। वो चीज, जो कुछ भी थी, करीब 7 फीट लंबी थी। मेरा दिमाग तुरंत बिगफुट की तरफ चला गया, क्योंकि वो बिगफुट जैसा ही दिख रहा था, लंबा, बालों से ढका हुआ और बहुत विशाल। वो मेरी बिल्ली को घूर रहा था। मुझे नहीं पता कि वो उसे घूर रहा था या सिर्फ देख रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत बड़े बाल थे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जिसे लोग अक्सर अज्ञात प्राणियों के बारे में बताते हैं। वो एक तरह की हाँफने की आवाज कर रहा था, जैसे कि उसने 10 मील दौड़ लगाई हो। तभी मुझे याद आया कि मेरे पास अपने कमरे में ऊपर एक शॉटगन रखी है, लेकिन वो इस वक्त बहुत दूर थी। लेकिन फिर वो बिगफुट धीरे धीरे उस जगह से दूर जाने लगा जहां मैं और टाइगर स्ट्राइप खड़े थे। जैसे ही वो गायब हुआ, टाइगर स्ट्राइप शांत हो गई और चुपचाप घर के अंदर चली गई। मैंने भी वही किया, इस बार भी अपनी बिल्ली का पीछा करते हुए अपने घर के अंदर चला गया। मैं नहीं जानता कि वो वहां क्यों आया था। शायद वो टाइगर स्ट्राइप को पकड़ने आया था। शायद मेरी बिल्ली उस दिन उसका खाना बनने वाली थी। मैं अपने दोस्तों के साथ गाड़ी चला रहा था। पहाड़ी सड़क से होकर हमारे पसंदीदा जलाशय तक जा रहा था, जहां हम मछली पकड़ने वाले थे। करीब 11 बजे रात का समय था। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी और रात बहुत शांत थी। आमतौर पर मैं झिंगुरों और उल्लुओं की आवाज़ें सुन सकता हूँ और कभी कभी कायोटे की आवाज़ भी, लेकिन आज रात कुछ भी ऐसा नहीं था। मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये अच्छा संकेत है या बुरा, लेकिन किसी कारण से मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। मैंने इस बारे में अपने दोस्त से भी कहा, जिसका नाम मैं अभी के लिए बॉब कहूँगा। उसने कहा कि वो भी किसी कारण से थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। सौभाग्य से बॉब के पास उसका कैरी परमिट है और उसकी .45 कैलिबर की पिस्तौल थी, इसलिए हमने इस बढ़ते तनाव को नज़रअंदाज कर दिया और हाइकिंग ट्रेल की ओर जाने वाले मोड़ पर गाड़ी को पार्क कर दिया। हमारे स्पॉट तक पहुंचने के लिए मोड़ से करीब 2 मील की हाइक थी, जो घने पेड़ों और झाड़ियों से भरी हुई थी। हमारा रास्ता अच्छी तरह से बना हुआ था और चांद की चांदनी पूरी थी, इसलिए हमें अपने स्पॉट तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। हालांकि पूरे समय सब कुछ शांत था, सिवाय हमारे पैरों के नीचे की पत्तियों और टहनियों के चरमराने की आवाज की, जो जलाशय तक गूंज रही थी। हमारा मछली पकड़ने का स्पॉट पहाड़ की तरफ था, जहां हमारे बाएं, दाएं और पीछे पेड़ थे और सामने जलाशय था। यहां ज्यादा हिलने डुलने की जगह नहीं थी और ये बात कहानी के लिए महत्वपूर्ण है। सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था। करीब 2:30 बजे तक हम दोनों ने मिलकर 5 मछलियां पकड़ ली थी और हम एक और को फंसाने का इंतजार कर रहे थे। बॉब और मैं दोनों बेहद शांत थे और अगली मछली पकड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। तभी हमने पहाड़ की ओर से एक धीमी चरचराहट की आवाज सुनी। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद आवाज तेज होती गई और एक जोरदार तड़ाक के साथ खत्म हुई। जैसे ही हमने मुड़कर देखा, हमारे पीछे करीब 400 गज की दूरी पर एक बड़ा पेड़ गिरना शुरू हुआ और खड़ी पहाड़ी से नीचे की ओर फिसलने लगा। इसके साथ ही कुछ बड़े ढीले पत्थर भी लुढ़कने लगे।
हमने जल्दी से अपनी फिशिंग रील्स को उठाया और ट्रेल की ओर भागे जो हमारे दाईं ओर थी। हम वहां रुके और इंतजार करने लगे कि सब कुछ पानी में गिर जाए। पेड़ हमसे करीब 50 गज दूर पेड़ों के एक समूह में फंस गया और पत्थर पानी में गिर गए जहां हम अभी मछली पकड़ रहे थे। आज शायद हम मर सकते थे, यही बात हम दोनों ने कही। हम एड्रेनलिन से भरे हुए थे और शांत होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम ट्रेल के बगल में एक पत्थर पर बैठ गए और कुछ देर सांस लेने लगे। तभी हमने एक जोरदार गर्जना सुनी जो कुछ ऐसी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी और शायद फिर कभी सुनूंगा भी नहीं। अगर मुझे इसे वर्णन करना हो तो ये एक उदास मध्यम आयु वाले व्यक्ति की तरह लग रहा था जो अपने सारे दर्द को एक लंबी गर्जना में निकाल रहा हो और उसमें एक शेर की दहाड़ जैसी ताकत थी। मैं अपने सीने में इस डरावनी चीख की कंपन महसूस कर सकता था। ऐसा लग रहा था ये कभी खत्म ही नहीं होगी। और जब वो खत्म हुई तो उसके बाद पेड़ों और झाड़ियों को धकेलने की आवाज़ आई जो पहाड़ की गहराई में चली गए। बिना कहे ही हम वहाँ से रिकॉर्ड समय में निकल गए। जब हम कार तक पहुँचे तो हमें अपनी कार में सुरक्षित महसूस हुआ। हमने जिंदा रहने और एक और रात तक वापस आने का जश्न मनाने के लिए सिगरेट जलाई। हालांकि हमने उस समय स्थिति को हल्के में ले लिया था, लेकिन अगर हमने गंभीरता से सोचा होता तो शायद हम डर से बेहोश हो जाते। बॉब और मैं बाद में इस नतीजे पर पहुंचे कि ये शायद एक सैस्क्वाश था जिसने अपने इलाके को चिन्हित करने के लिए एक पेड़ तोड़ा था और हम बस वहां मौजूद थे। हम आज भी वहां मछली पकड़ते हैं। अजूसा कैनियन में बहुत कुछ होता है, भूतों से लेकर बिगफुट तक और रोजमर्रा के जो भी डर आप सोच सकते हैं। कभी कभी कहीं भी सुरक्षित नहीं होता, लेकिन हम शहर में रहने की बजाय प्रकृति में समय बिताना पसंद करते हैं। बात वही है ना, हम अपना जहर खुद चुनते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड और मुझे 15 मई 2020 को शुक्रवार की छुट्टी मिली थी और हमने तय किया कि हम अपने पसंदीदा हाइक में से एक स्कैमानिया काउंटी वॉशिंगटन में स्थित सिल्वर स्टार माउंटेन की ओर जाएंगे। हम पोर्टलैंड ओरेगन में रहते हैं और साल में कम से कम 1 या 2 बार इस हाइक पर ज़रूर जाते हैं। हम इसे इस क्षेत्र में अपने पसंदीदा हाइक्स में से एक मानते हैं क्योंकि ये हमारे घर के काफ़ी करीब है और निसंदेह इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी बेमिसाल है। मेरा जन्म दक्षिण पश्चिम मिसौरी के ग्रामीण इलाके में हुआ था और फिर मैंने अपने बचपन के साल कोलोराडो में बिताए। मैं एक उत्साही आउटडोर एंथुजियास्ट हूँ और जंगल में बैकपैकिंग, हाइकिंग, कैंपिंग, स्नोबोर्डिंग और सर्फिंग में काफ़ी समय बिताता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड भी मेरे जैसी ही है। मैंने पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई की है और इस क्षेत्र में काम करता हूँ। मेरे पास प्रकृति में डेटा एकत्र करने का वर्षों का अनुभव है, जिसमें जानवरों के पैरों के निशान पहचानने और नेविगेशन जैसे स्किल्स शामिल हैं। ये हाइक राउंड ट्रिप में लगभग 7 मील लंबी है और सिल्वर स्टार माउंटेन के शीर्ष तक 2000 फीट की ऊंचाई चढ़ने के कारण ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। ट्रेल हेड पर काफ़ी कारें खड़ी थीं, हालांकि ज़्यादातर लोग हमें नीचे की ओर आते हुए मिले। हम दोपहर में हाइक करना पसंद करते हैं, इसी वजह से हम थोड़ा लेट निकले थे। हम दोनों बहुत सक्रिय और फिट हैं, इसलिए ऊपर जाते समय हमें सिर्फ एक बार रुकना पड़ा। माउंटेन के शीर्ष के करीब हमें कुछ बर्फ मिली, जैसा कि हमें उम्मीद थी, लेकिन पिछले साल की तुलना में ये बहुत कम थी। हमने हाइक पूरी की और सिल्वर स्टार माउंटेन के शीर्ष पर पहुंच गए। मौसम बादलों से घिरा हुआ था, लेकिन धूप के कुछ झोंके भी थे। बारिश नहीं हो रही थी और मौसम काफ़ी सुहावना था। उस समय हम चोटी पर अकेले थे और दक्षिण की ओर रिज पर सिर्फ कुछ लोग ही थे। वो पहाड़ चारों ओर से घाटियों से घिरा हुआ है,
जो इस दृश्य को और भी खूबसूरत बनाता है। मेरी गर्लफ्रेंड मेडिकल फील्ड में काम करती है और उस दिन उसकी ड्यूटी थी। वो अपने बैकपैक में वर्क फ़ोन को खोज रही थी ताकि वो अपने वॉइसमेल चेक कर सके, क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित नेटवर्क था। मैं अपने बैकपैक में स्नैक्स ढूंढ रहा था। तभी मैंने उत्तर की ओर सबसे करीबी घाटी से कुछ बहुत अजीब आवाज़ें सुनी। ये एक बहुत ही क्लियर और तेज़ हूप हूप जैसी आवाज़ थी। पहला हूप गहरा था और दूसरे के पिच में एक चरम परिवर्तन था जिसे मैं किसी भी ज्ञात जानवर से नहीं जोड़ सका। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि क्या उसने ये आवाज़ सुनी, लेकिन वो अपना फ़ोन में व्यस्त थी। तभी कुछ अन्य हाइकर्स अपने कुत्ते के साथ वहां पहुंचे। हम चट्टानों पर बैठकर नज़ारों का आनंद लेना चाहते थे, इसलिए हम उनसे थोड़ा दूर रिज पर एक चट्टानी ढलान पर चले गए। वहां हमने कुछ स्नैक्स खाए और बातचीत के बीच अपनी तस्वीरें ली। फिर वही आवाज़ फिर से उसी जगह से आई, उत्तर की ओर की घाटी से। ये पहली आवाज़ के करीब 15 मिनट बाद हुआ था। ये आवाज़ बहुत तेज़ थी और पूरी घाटी में गूंज रही थी, जिससे मुझे लगा कि ये काफ़ी बड़ा जानवर हो सकता है। इस बार मेरी गर्लफ्रेंड ने भी इस आवाज़ को सुना और हम दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत हैरानी से देखने लगे। हमारे पीछे वाले हाइकर्स बातचीत में व्यस्त थे और उन्होंने इस आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनका कुत्ता बार बार रिज की ओर जाकर उसी दिशा में देख रहा था जहां से आवाज़ आ रही थी। हम वहां रुके और चुप होकर इसे फिर से सुनने की कोशिश करने लगे, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिर कभी नहीं आई। हमने वापस जाने का फैसला लिया। ट्रेल के करीब आधे रास्ते में पिरामिड रॉक के नीचे से गुजरते हुए हमने हमेशा से इस चट्टान पर चढ़कर नज़ारों को देखने की इच्छा रखी थी और उस दिन हमें ऐसा करने की ऊर्जा महसूस हुई। पिरामिड रॉक ढीली चट्टानों से बना है और इसे चढ़ना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। हमने उत्तर की ओर से चढ़ाई शुरू की जो काफ़ी खड़ी थी और चोटी के करीब एक गुफा में पहुंचे। ये गुफा करीब 20 फीट चौड़ी और 20 फीट ऊंची थी, लेकिन शायद सिर्फ 10 फीट गहरी। यहाँ एक कैंपफायर के अवशेष थे, साथ ही प्रवेश द्वार के आसपास की चट्टानों से बनी एक 4 फीट ऊंची दीवार भी थी। चोटी पर पहुंचने के बाद हमें भूख लगी, इसलिए हमने तेजी से घर वापस जाने का फैसला किया। घर लौटने के बाद मैंने बिग फुट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर उस क्षेत्र के आसपास की रिपोर्ट्स चेक की और मुझे कुछ दिलचस्प रिपोर्ट्स मिली जो उसी जगह का वर्णन करती थीं जहां हम थे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि उस वेबसाइट पर बैरी मूरहेड की हुप्स एंड नॉक्स ऑडियो के पहले कुछ सेकंड्स उस दिन हमारे द्वारा सुनी गई आवाज़ के लगभग समान ही हैं। वो शायद बिगफुट की ही आवाज़ थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और कमेंट करके बताएं कि आप देश और दुनिया के किस कोने से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।